Hello and welcome to Revolution 2030. On this channel, we will teach you physics, chemistry and mathematics for classes 9th and 10th ICSE board in the most interesting way possible. You will fall in love with each one of these subjects. So stay with us throughout our journey and learn with us. So today as an orientation video, we are gonna discuss a very interesting topic, light. ये जो है क्लास 9th ICSE का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस वीडियो में पर्टिकुलरली इस वीडियो में हम प्लेन मिरर्स तक ही सीमित रहेंगे। प्लेन मिरर्स के डिफरेंट फेनोमेनन्स को एक्सप्लेन करेंगे और स्फेरिकल मिरर्स और रिफ्रैक्शन जैसे बाकी टॉपिक्स को हम आने वाले वीडियोस में कवर करेंगे, ठीक है। बट आज का वीडियो हमारा सिर्फ प्लेन मिरर्स तक ही सीमित रहेगा। तो शुरुआत में सबसे पहला चीज होता है कि हमें ये समझना है कि रिफ्लेक्शन एक्चुअली क्या होता है। तो रिफ्लेक्शन हम में से हर इंसान ने बचपन में एक एक्सपेरिमेंट जरूर किया होगा। ये एक बॉल है जिसको आप एक दीवार की तरफ फेंक रहे हो, टकराने के बाद ये वापस यहीं आ जा रहा है, कुछ ऐसा। ये नीचे गया ग्रेविटी के कारण, ठीक है। तो मेन फैक्ट ये है, फोकस का पॉइंट, ये टकराने के बाद यहीं रह गया, इस तरफ नहीं गया। यही काम लाइट का भी। अब आप बोलोगे कि लाइट और बॉल तो बहुत डिफरेंट चीजें हैं, तो डिफरेंट एक टाइप से है बट दूसरे टाइप से नहीं है, क्योंकि लाइट दो टाइप के नेचर शो करता है, एक वेव और एक पार्टिकल। तो यहां हम लाइट के पार्टिकल नेचर को रेफरेंस में ले रहे हैं। वेव नेचर में अगर मैं जाऊं तो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होगा आप लोगों के लिए समझना, क्योंकि उसमें बहुत इन डेप्थ में आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स और बहुत कुछ जानना होगा। इसीलिए हम अभी पार्टिकल नेचर के तरीके से देखो कि लाइट भी सेम काम करता है। ये मिरर है, मान लो ये मिरर है, एक स्मूथ पॉलिश सरफेस है और आप लाइट को इस पे अगर मार रहे हो, लाइट वापस लौट जाएगी, इस तरफ नहीं निकलेगी, ठीक है। ये होता है एक मिरर का फंक्शन। ओके, तो अब हम लोग थोड़ा डेप्थ में जान लेते हैं कि ये मिरर एग्जैक्टली किस चीज का बना रहता है। मिरर को यूजुअली आप देखोगे तो कुछ ऐसे डिनोट किया जाता है, ठीक है, कुछ ऐसा होता है ये मिरर। अब इस मिरर में ये क्या होता है, मेन जो पार्ट होता है वो होता है सिल्वर्ड सरफेस। मिरर का जो मेन कंपोनेंट है वो होता है सिल्वर्ड सरफेस। बाकी जितने भी चीज होती है वो इसी के अराउंड रिवॉल्व करते हैं। सिल्वर्ड सरफेस का काम ये होता है कि जितना भी लाइट पड़ रहा है मैक्सिमम लाइट को रिफ्लेक्ट करना है। सिल्वर्ड सरफेस में जरूरी नहीं सिल्वर ही यूज हो, क्योंकि सिल्वर के महंगे होने के कारण बहुत केसेस में एल्यूमिनियम भी यूज होता है। और दो टाइप के यूजुअली मिरर होते हैं, एक फ्रंट सिल्वर्ड और एक बैक सिल्वर्ड। यूजुअली हम जो यूज करते हैं वो होता है बैक सिल्वर्ड, मतलब आगे में आपका ग्लास रहेगा और आगे में आपका ग्लास से ट्रांसपेरेंट मटेरियल रहेगा और पीछे में आपका रहेगा ये सिल्वर सरफेस, ठीक है। इन डिटेल में हम डिस्कस करेंगे इसको। अब ये सिल्वर सरफेस तो डाल दिया, पीछे में देखिए वियर ऑफ होना और रस्ट करने के चांसेस बहुत रहते हैं। अगर हम एल्यूमिनियम का यूज करेंगे तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड ऑक्सीजन के लिए बहुत ज्यादा एफिनिटी रखता है, तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड बन जाएगा। तो इन सब चीजों को बचाने के लिए हम यहाँ पे एक ओपेक कवरिंग डालते हैं। यूजुअली पेंट का यूज किया जाता है। तो ये ओपेक कवरिंग जो है ये सिल्वर्ड सरफेस के वियर एंड टियर एज वेल एज इसके रिएक्शन को रोकने के लिए यूज किया जाता है। अब आगे में हम लोग यूज करते हैं कोई भी ट्रांसपेरेंट मटेरियल, यूजुअली ग्लास यूज होता है और कभी कभी बहुत ज्यादा अगर ऐसी जगह पे जहाँ पे बहुत सेंसिटिव है तो प्लास्टिक का यूज किया जाता है, क्योंकि प्लास्टिक जो है अनलाइक ग्लास जल्दी टूटेगा नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे यूजुअली ग्लास ही होता है बट प्लास्टिक भी बहुत केसेस में यूज होता है। सिल्वर सरफेस में आप सिल्वर, एल्यूमिनियम, मरकरी जैसे मटेरियल देख सकते हो। ओपेक में यूजुअली पेंट वगैरह का यूज किया जाता है। अब ये ग्लास का क्या फंक्शन है, इसका तो फंक्शन हमने देख लिया ओपेक कवरिंग का कि इसको बचाना है। क्यों सिर्फ सिल्वर सरफेस हम क्यों नहीं रख सकते, जरूरी क्यों है ग्लास डालना। पहला बात कि अगर आगे से हम लोग सिल्वर सरफेस को खाली छोड़ देंगे तो आगे से भी वो सेम प्रॉब्लम होगा जो पीछे से हो रहा था, मतलब वियर एंड टियर एंड रिएक्शन वगैरह, ठीक है। तो आगे से कवर तो एक करना था तो ग्लास से कवर कर दिया ताकि लाइट भी पास हो। और दूसरा चीज होता है कि सिल्वर कोई भी एक मटेरियल का थिन शीट जो होता है, सिल्वर, मर्क्यूरी जैसे जो मटेरियल होता है, सिल्वर, मर्क्यूरी, एल्यूमिनियम, ये सारी चीजें खुद में इतना स्ट्रेंथ नहीं रखती है। इन सभी को इंडिपेंडेंटली आप यूज नहीं कर सकते, जिसके कारण इन सभी को पहला तो वो शेप देना बहुत प्रॉब्लम होता है और दूसरा चीज कि इनका शेप बहुत जल्दी अल्टर भी हो जाएगा। इसीलिए जो है इन सबको प्रोटेक्शन देने के लिए एज वेल एज इसका स्ट्रक्चर को मेंटेन करने के लिए हम लोग यूज करते हैं ये ट्रांसपेरेंट मटेरियल, ठीक है। और दो टाइप के मिरर्स होते हैं, एक बैक सिल्वर्ड, एक फ्रंट सिल्वर्ड। बैक सिल्वर्ड मिरर कुछ ऐसा होता है,
ये ट्रांसपेरेंट मटेरियल है और ये है सिल्वर सरफेस, ये ओपेक। लाइट यहां से आएगी, पहला जो रिफ्लेक्शन होगा वो इस ग्लास के सरफेस से होगा। ये बहुत वीक रिफ्लेक्शन होता है, बहुत वीक रिफ्लेक्शन, इतना कि बहुत ज्यादा आपको दिखेगा नहीं। और सेकेंड जो रिफ्लेक्शन होगा वो अंदर सिल्वर सरफेस से आएगा, जो बहुत स्ट्रांग होता है। ये बहुत स्ट्रांग होता है, जो कि डोमिनेट करता है। लेकिन आप देखो दो रिफ्लेक्शन हो रहा है, तो हल्का सा जो इमेज का जो पोजीशन होगा वो चेंज हो जाएगा, ठीक है। इसके कारण साइंटिफिक कोई भी एक्सपेरिमेंट वगैरह अगर आप करोगे तो उसमें आपको एरर देने के ज्यादा चांसेस है। इसीलिए फ्रंट सिल्वर्ड मिरर यूज होता है एक्सपेरिमेंट्स वगैरह में। फ्रंट सिल्वर्ड मिरर में क्या होता है, ये सिल्वर सरफेस आगे रह जाएगा, और इसके आगे रहने के कारण इसका मेंटेनेंस बहुत हाई रहता है, इसको बहुत सेफली यूज करना रहता है, क्योंकि सिल्वर सरफेस आ गया तो अभी मैंने आपको बताया क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती है। सो दीज आर द रीजन। मतलब फ्रंट सिल्वर्ड मिरर में भी ये नहीं कि ये कंप्लीटली एब्सेंट है, इसका रहना ही है, क्योंकि यही वो है जो मिरर को स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है। बट ये आगे में नहीं रहेगा। आगे में नहीं रहने का मतलब कि ये जो फर्स्ट वो में जो लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है ये नहीं होगा, इस तक पहुंचने से पहले ही ये लाइट रिफ्लेक्ट कर देगा, जिसके कारण जो एरर होगा वो बहुत कम हो जाएगा, ठीक है। सो दिस एग्जैक्टली ये एक मिरर का ये है। अब हम आगे पढ़ने वाले रिफ्लेक्शन तो हमने जान लिया रिफ्लेक्शन क्या होता है, बट अलग अलग टाइप के रिफ्लेक्शन होते हैं। आप देखो, अगर यहाँ पे मैं एक मिरर रख देता हूँ, उस मिरर में आपको अपना चेहरा दिख रहा है, रिफ्लेक्शन हो रहा है, और आप बाकी सारी चीजों को देखो, यहाँ बहुत कुछ, दीवार है, बोर्ड है, मार्कर है, तो इन सब चीजों में आपको अपना चेहरा नहीं दिख रहा है, रिफ्लेक्ट सब कर रहे हैं। बट डिफरेंस क्या है? डिफरेंस इसमें ये है कि ये सब मैक्सिमम लाइट को एब्जॉर्ब कर रहे हैं और थोड़ा लाइट को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। मिरर में क्या है, मिरर मैक्सिमम लाइट रिफ्लेक्ट कर रहा है और मिनिमम लाइट एब्जॉर्ब कर रहा है, ठीक है। तो एब्जॉर्ब भी करे, कोई भी एक पार्टिकल एब्जॉर्ब भी करेगा, रिफ्लेक्ट भी करेगा। कितना एब्जॉर्ब कर रहा है, कितना रिफ्लेक्ट कर रहा है, ये डिसाइड करता है कि वो या तो रिफ्लेक्ट करेगा, या तो मतलब आपको उसमें देखने पे आपको अपना चेहरा दिखेगा या फिर नहीं दिखेगा, ठीक है। दो टाइप के मेन रिफ्लेक्शंस होते हैं, एक होता है रेगुलर रिफ्लेक्शन, एक होता है रेगुलर रिफ्लेक्शन। रेगुलर रिफ्लेक्शन में क्या होता है कि एकदम स्मूथ और पॉलिश सरफेस रहता है, जिस पर अगर लाइट टकराएगा तो हर एक लाइट रे, अगर पैरेलल लाइट रेस टकरा रहे तो वो निकलने के बाद भी पैरेलल ही रहेंगे। फॉर एग्जांपल, ये एक लाइट रे टकरा है, ये ऐसे गया, अगर ये दूसरा लाइट रे अगर पैरेलल आ रहा है वो भी पैरेलल ही निकलेगा, ठीक है। ये होता है रेगुलर रिफ्लेक्शन, ये पैरेलल गया है तो पैरेलल ही निकला। आप इसको दूसरे तरीके से समझ सकते हो, ये देखो 5 पॉइंट्स हैं, ये एक मिरर है, अब इन 5 पॉइंट्स का इमेज बनना है। हर एक पॉइंट का इमेज अपने अगल बगल वाले से मतलब नहीं रखे, मतलब इसका इमेज अगर यहाँ बनना है तो आगे पीछे इसको कोई मतलब नहीं, यही बनेगा। इसी तरह हर एक का इंडिविजुअली अगर आप इमेज बनाओ और आप देखो कि दोनों का पैटर्न सिमिलर है, एग्जैक्ट सेम नहीं हो सकता, मिरर भी 100% लाइट रिफ्लेक्ट नहीं करता है, बट अगर सिमिलर है, क्योंकि मिरर भी आप देखो तो कंप्लीटली पॉलिश हो नहीं सकते हैं, तो एक लिमिट तक जो है अगर सिमिलर है ये दोनों, तो ये हो जाता है आपका रेगुलर रिफ्लेक्शन। दूसरा केस होता है इररेगुलर। इररेगुलर रिफ्लेक्शन बस इसी का उल्टा हो जाता है, कुछ ऐसा टेढ़ा मेढ़ा रहता है। आप यहां चला, मतलब पैरेलल लाइट रेज आ तो रहे हैं बट जा रहे हैं, पैरेलल नहीं जा रहे हैं, ठीक है। लाइट रेज आ रहे हैं पैरेलल, बट जाते टाइम ये दोनों इंटरसेक्ट कर जा रहे हैं। और आप दूसरे तरीके से ये समझ सकते हो, ये 5 पॉइंट्स जैसे कि मैंने बताया, हर एक पॉइंट इंडिपेंडेंट है, कुछ ऐसा, मतलब पैटर्न बिल्कुल सेम नहीं लग रहा है, तो ये होता है आपका इररेगुलर रिफ्लेक्शन। रेगुलर रिफ्लेक्शन आपके मिरर्स वगैरह में यूज होता है, या तो आपको पता है। इररेगुलर रिफ्लेक्शन का भी एक बहुत इंपॉर्टेंट यूज होता है, कि सिंपल सी बात है कि यहाँ पर जैसे कि आप देखो तो लाइट्स ऑफ ऑन नहीं है, फिर अभी आपको ये सब कुछ दिख रहा है। कैसे दिख रहा है? क्योंकि बाहर से सनलाइट आ रही है। अब ये सनलाइट बाहर से अंदर डायरेक्टली नहीं आ सकती। अगर सनलाइट डायरेक्टली आएगी तो इतना ज्यादा ब्राइटनेस हो जाएगा कि जो है आपको कुछ दिखेगा ही नहीं, आपको कुछ दिखेगा ही नहीं। इसीलिए जो सनलाइट डायरेक्टली आ नहीं सकती, क्या हो रहा है? इररेगुलर रिफ्लेक्शन हो रहा है। इररेगुलर रिफ्लेक्शन में क्या होता है कि सनलाइट की इंटेंसिटी भी घट रही है और सनलाइट यहाँ तक आ भी रहा है। वरना फिर अगर आप रेगुलर में जाओ तो इंटेंसिटी घटती तो है बट बहुत कम घटती है, मतलब इतना ब्राइट आपको अंदर में हो जाएगा। आप बाहर में जाओ, आपको जितना ब्राइट लगेगा उतना ही ब्राइट अंदर में भी होगा, ठीक है। और अगर रिफ्लेक्शन ही ना हो तो फिर जो सनलाइट यहाँ आ ही नहीं पाएगी, ठीक है। सो होप इट्स क्लियर। ये बहुत बेसिक सा था।
अब हम बात करेंगे दूसरे इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, टर्म्स रिलेटेड टू रिफ्लेक्शन। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, टर्म्स रिलेटेड टू रिफ्लेक्शन, क्योंकि आप रे डायग्राम वगैरह जब करोगे, इसके बाद हम रे डायग्राम्स पे आएंगे, तो उसमें आपको टर्म्स ही एक लौता सहारा होगा आपका। टर्म्स के बिना आपका रे डायग्राम हो नहीं सकता है। तो हम एक सिंपल सा डायग्राम, सबसे पहले एक बड़ा सा मिरर बना लेते हैं। ये एक मिरर है। अब मिरर में सबसे पहले आप देखो क्या होता है, ये मिरर रखा है, सबसे पहले इस पे लाइट पड़ रही है, तो सबसे पहले लाइट पड़ रही है, यहाँ पे भी हमको उसे करना है। सबसे पहले लाइट पड़ रही है, ये जो लाइट पड़ रही है इसको कहते हैं इंसिडेंट रे। दिख नहीं रहा होगा तो इंसिडेंट रे लिखा है, तो जूम नहीं कर सकते, ये इंसिडेंट रे है। तो जो लाइट पड़ रही है वो हुआ इंसिडेंट रे। इसके बाद एक इंपॉर्टेंट चीज आता है आपका नॉर्मल। नॉर्मल जो है ये एक इमेजिनरी लाइन है, ठीक है। इंसिडेंट रे जो होता है वो एक्चुअली लाइट पड़ रहा है, मिरर एक्चुअली यहाँ पे रखा हुआ है, रिफ्लेक्टेड रे एक्चुअली वहां से निकल रहा है, लेकिन नॉर्मल ऐसा कुछ होता नहीं है। नॉर्मल एक इमेजिनरी लाइन है जो हम लोगों ने अपने कन्वीनियंस के लिए डिफाइन किया हुआ है, ठीक है। तो आप नॉर्मल कहीं भी कैसे भी डिफाइन करो, कहीं भी दिक्कत नहीं होगी, बट नॉर्मल का पर्पज यही होता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस को डिफाइन करना है। एंगल ऑफ इंसिडेंस ये होता है डिनोटेड बाय स्मॉल आई, ठीक है। ये वो आपका नॉर्मल, ठीक है, ये होता है स्मॉल आई। क्यों ये इंपॉर्टेंट है, ये हम आगे बात करेंगे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में। तो और एक चीज है, नॉर्मल हमेशा इंसिडेंट रे जिस पॉइंट पे मिल रहा है, मिरर से एमिट कर रहा है, उसी पॉइंट पे बनना चाहिए ताकि ये एंगल डिफाइन हो सके, ठीक है। तो नॉर्मल एक दूसरा इमेजिनरी लाइन हो गया। अब इसके बाद यहां से आपका निकलता है, पढ़ने के बाद लाइट फिर निकल भी रही है, रिफ्लेक्ट भी हो रही है, ये हो गया आपका रिफ्लेक्टेड रे। रिफ्लेक्टेड रे, और ये जो एंगल आपका बन गया नॉर्मल और इसके बीच में, इसको कहते हैं आर, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। होप इट इज क्लियर। ये सारे जो बेसिक चीजें थे इनको हम डिनोट कर देते हैं mm डैश से। यूजुअली मिरर mm डैश से डिनोट होता है। ये पॉइंट O से कर दो या किसी भी चीज से कर दो, A B C, ठीक है। तो इस चीज का आप नोट बना लिया, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आगे के फ्यूचर में आपको ये काम देगा। सो 1 मिनट आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके, सो होप ये चीज आपके क्लियर है। हम इसके बाद इसी का यूज करेंगे। और हाँ, ये चीज आप लोग ध्यान रखें, अगर ये आई है नॉर्मल, क्योंकि परपेंडिकुलर होता है, नॉर्मल परपेंडिकुलर होता है, इस पॉइंट पे ही बने, उसी पॉइंट पे बनेगा जिसपे इंसिडेंट रे मिरर को मिल रही है, ठीक है। तो ये क्या हो गया 90 माइनस आई। सिमिलरली ये क्या हो गया 90 माइनस आर। अब आप बोल रहे हो ये तो कॉमन सेंस है, कॉमन सेंस है। उसके बाद भी अगर आप ये चीज को दिमाग में रख लो तो आपको फ्यूचर में बहुत ज्यादा हेल्प हो जाएगा। जब हम लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ेंगे तो हम डिटेल में बात करेंगे कि कैसे इसको दिमाग में रखना कैन हेल्प। अब हम करने वाले हैं एक लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। तो अब हम लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पे बात करेंगे। ये जो सबसे आसान और साथ ही में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में टोटल 2 लॉज है, 2 लॉज, ठीक है। और हम वो दोनों लॉज को डिटेल में, सबसे पहला एकदम बेसिक सा लॉ है I इज इक्वल टू आर, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। मतलब जिस एंगल पे आया है उसी एंगल पे जाएगा। अब देखो एक चीज, एंगल ऑफ I इज इक्वल टू एंगल ऑफ R है, 90 माइनस आई इक्वल टू 90 माइनस आर भी होगा। तो आपका काम सिंप्लीफाई हो गया। अब आपको उतना झंझट करने का जरूरत नहीं है, बाहर बाहर वाला इक्वल होगा, अंदर अंदर वाला इक्वल होगा, ठीक है। इतना इजीली सिंप्लीफाई कर दिया हमने ये चीज। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन I इज इक्वल टू R। और दूसरा एक इंपॉर्टेंट है सेम प्लेन। अब इसमें क्या होता है कि इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे, ये तीनों जो है एक ही प्लेन में लाई करता है। अभी आपको ऐसे समझ में नहीं आ रहा होगा तो इसको डेमोन्स्ट्रेट करना होगा मुझे। 1 मिनट रुकिए। इसको 2D में समझना बहुत डिफिकल्ट है, ये जब आप 3 डायमेंशनल में इमेजिन करोगे तभी पता चलेगा। 3 पेन्स है, इंसिडेंट रे, नॉर्मल, रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। इंसिडेंट रे सपोज यहाँ के पड़ रहा है, ये एक मिरर है मेरा हाथ, नॉर्मल हमने बना लिया, ठीक है। अब रिफ्लेक्टेड रे तो सेम एंगल पे होगा। अब सेम एंगल यहां पर भी बन रहा है, ऐसा भी बना सकता है ये सेम एंगल, ऐसा भी बना सकता है सेम एंगल, ऐसा भी बना सकता है, ऐसा भी, मतलब हर डायरेक्शन में पूरा 360 डिग्री ये सेम एंगल बना सकता है।
तो कहाँ एग्जैक्टली बनता है इसके लिए आपको सेकेंड लॉ अप्लाई करना है, सेम प्लेन में होता है। सेम प्लेन का मतलब कि एक प्लेन में आप इसको ऑब्टेन कर सकते हो विदाउट एनी एम्बिग्युइटी। अगर आप देखो तो ये तीनों एकदम स्ट्रेट प्लेन में, अगर ये ऐसा होता तो आप इसको प्लेन में अगर बनाते, अगर आप इसको प्लेन में रिप्रेजेंट करते तो हल्का कंफ्यूजन जरूर आता, बट क्योंकि ये सेम प्लेन में है तो आप इसको इजीली एक पेपर पे ड्रॉ भी कर सकते हो विदाउट एनी कंफ्यूजन। होप इट इज क्लियर। ठीक है, तो सेम प्लेन ये तो हो गया। अब पहले वाले लॉ का एक स्पेसिफिक केस देख लेते हैं, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट केस है। ये एक मिरर है। अब देखो इस केस में क्या होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू 0 हो जाता है। ठीक है, अब देखो एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 का, इसका मतलब इंसिडेंट रे नॉर्मल पे चल गया, मतलब 90 डिग्री, कुछ ऐसा 90 डिग्री पे आ रहा है। और I इज इक्वल टू R होता है, यानी कि R भी 0 डिग्री हो जाएगा। R 0 डिग्री मतलब रिफ्लेक्टेड रे भी ऐसा ही। ठीक है, तो ये एक स्पेसिफिक केस है जो बहुत एरियाज में अप्लाई होता है। तो जैसे आया वैसे ही चला जाएगा अगर परपेंडिकुलर हुआ तो। ठीक है, तो ये एक वेरी इंपॉर्टेंट केस है। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन भी इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये तीनों ही चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इन सब चीजों का आप नोट ले सकते हो। अब हम बात करेंगे इमेज फॉर्मेशन की। इमेज फॉर्मेशन में बहुत इजी है, कैसे आपको इमेज फॉर्मेशन करना है। सबसे पहले हम एक पॉइंट ऑब्जेक्ट का बात करते हैं। पॉइंट ऑब्जेक्ट अगर आप सीख लोगे तो उसके बाद फिर बाकी सारा आप खुद भी कर सकते हो। तो पॉइंट ऑब्जेक्ट सपोज ये है O, ठीक है, इसका ये मिरर है M डैश, आपको इसका इमेज ऑब्टेन करना है। अब सिंपल सा लॉजिक है, इसमें क्या करते हैं, आपको कम से कम रे लेकर इसका पोजीशन एक्यूरेटली प्रेडिक्ट करना है। ठीक है, तो आप 1 से स्टार्ट करो। एक रे में क्या इसका पोजीशन प्रेडिक्ट हो सकता है? अब सिंपली ये देखो, एक रे हमेशा बता दो, कोई भी अगर आप रे डायग्राम बना रहे हो, एक रे आप ट्राई करो पर प्लेन मिरर के केस में ऐसा, क्योंकि इसमें आपका मेहनत कम होगा। 90 डिग्री पे आया, वापस लौट के इसके इसको अप्लाई कर दो सबसे पहले, मेहनत आपका कम हो गया। और एक्सटेंड भी करना होगा तो कोई बड़ी बात है नहीं, वरना फिर आपको पूरा एंगल मेजर करके करना होगा। और दूसरा चीज, इससे एक्यूरेसी भी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो एक रे आपने ये ले लिया, इससे कहाँ आपको इमेज का पता चल रहा है? नहीं पता चल रहा है, आपको 2 रे लगेंगे। आप दूसरा रे कहीं भी ले सकते हो। सपोज आपने ये दूसरा रे लिया, नॉर्मल बनाया आपने एज पर योर कन्वीनियंस, रिफ्लेक्ट हो गया रे, ये एंगल लेट इट बी थीटा, तो ये भी थीटा होगा। एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये फर्स्ट लॉ था रिफ्लेक्शन का। ठीक है, तो ये तो हो गया। अब देखो एक रे ऐसा जा रहा है, दूसरा रे ऐसा जा रहा है, दोनों डिफरेंट डायरेक्शंस में जा रहा है, मतलब इमेज दोनों रेज मीट तो कभी कर नहीं सकता है। ठीक है, और रियल और वर्चुअल इमेज का एक केस है, तो एक मोमेंट के लिए मैं टाइम लेके रियल और वर्चुअल समझा देता हूँ। 2 टाइप के इमेजेस होते हैं, रियल और वर्चुअल। अब रियल और वर्चुअल ये बहुत इजी है, आपको एक चीज याद रखना है, रियल के साथ इन्वर्टेड फ्रेम आ जाता है, वर्चुअल के साथ इरेक्ट। ठीक है, इसको याद रखने का एकदम सिंपल सा आप ट्रिक ले लेते हो। आप वर्चुअल को रिलेट कर सकते हो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वैसे कि रोबोट्स वगैरह से। तो यहाँ पे आपके सामने कोई एक रोबोट है, उसको कोई भी एक टास्क दोगे तो सीधा सीधा कंप्लीट कर देगा, एकदम सीधा सीधा, नो कोई भी दिक्कत नहीं। लेकिन वही अगर आपके सामने एक आदमी खड़ा है, 98% ये प्रोबेबिलिटी कि वो आपको टेढ़ा जवाब देके चल देगा। बस यही है, रियल हमेशा टेढ़ा जवाब देके चल देता है, वर्चुअल सीधे सीधे काम कर देता है। और भी बहुत सारे केसेस हैं, रियल में रेज मीट करते हैं, रियल में एक्चुअली रेज मीट करते हैं। एक रे ऐसा आ रहा है, दूसरा रे ऐसा आ रहा है, तो ये जो है ये हो गया रियल। ठीक है, वर्चुअल में नहीं मीट करते रेस, मतलब एक ऐसा जा रहा है, एक ऐसा जा रहा है। ठीक है,
आगे चलते जा रहा है। देखो एरो का ध्यान रखो, अगर अभी मैं इसका एरो का डायरेक्शन रिवर्स कर दूं ये रियल इमेज बनाएगा, क्योंकि इस तरफ जाने पे ये दोनों मिल रहे हैं, बट एरो इधर जा रहा है मतलब ये दोनों कभी मिल ही नहीं रहे हैं। बट अगर आप इसको पीछे प्रोड्यूस करो तो ये यहाँ पे एक इमेज बनाएंगे, ठीक है। इसमें क्या होता है कि हम लोग के आईज में कॉन्वेक्स लेंस फिटेड है, तो कॉन्वेक्स लेंस जो है डाइवर्जिंग रेस को भी कन्वर्ज कर लेता है, जिसके कारण हमको दिखता है यहाँ पर एक इमेज, बट एक्चुअली यहाँ पे इमेज है नहीं। तो ये होता है एक वर्चुअल इमेज, रेस डू नॉट एक्चुअली मीट। तीसरा पॉइंट, ऑन अ स्क्रीन कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन अ स्क्रीन। रियल इमेज का इमेज एक्चुअली फॉर्म हो रहा है, आपको उसको देखना है। आप यहाँ पे एक कोई भी स्क्रीन लगा दो, आपको इसमें इमेज दिखेगा। अगर आप यहाँ पर बना देते हो, एक स्क्रीन लगा देते हो, रे तो मीट ही नहीं कर रहा है, हम लोग को लग रहा है बट रे तो मीट ही नहीं कर रहा है, तो इमेज कौन चीज का बनाएगा। तो सिंपली इसमें भी ये नहीं होता है, ठीक है। तो ये 3 कैरेक्टरिस्टिक्स है। आगे और एक चीज है कि वर्चुअल इमेज इज ऑलवेज डिनोटेड बाय डॉटेड लाइन। इमेज हो, रे हो, वर्चुअल है तो डॉटेड लाइन से ही डिनोट होगा, ठीक है। तो इन सब चीजों को आप दिमाग में रख सकते हो। अब हम यहाँ पर आते हैं, देखो ये दोनों डाइवर्ज कर रहे हैं, मतलब दूर दूर जा रहे हैं। तो इसका ये तो आपको क्लियर हो गया कि जो है ये वर्चुअल इमेज बनाएगा। अब आप क्या करोगे, अब आप इसको पीछे की तरफ प्रोड्यूस करोगे, यूजर डॉटेड लाइन। तो कुछ इस पॉइंट पे इमेज बन रहा है, इसको आप लिख सकते हो ओ डैश। बन गई इमेज आपका ओ डैश पे। सिंपली मतलब मिनिमम कितने आपको रेज लगे, 2 रेज लगे। होप इट इज क्लियर। अब आप एक इंटरेस्टिंग चीज नोटिस करो, ये थीटा आपको पता है, ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा, ये भी 90 माइनस थीटा हो जाएगा, दोनों इक्वल है। अब एक चीज आप देखो कि ये जो रे है ओ डैश सी और एम एम डैश, ये दोनों में एक रिलेशन आप देखो, ये 90 माइनस थीटा जो एंगल बना रहा है, यही एंगल इस एंगल से वर्टिकली अपोजिट है, ये वाले एंगल से, ठीक है। तो ये 90 माइनस थीटा है, मतलब ये दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल हो गए, ये और ये। अब ये देखो, ये 90 माइनस थीटा, ये 90 माइनस थीटा, ये 90 है, ये भी 90 है। अब आप देखो ये दोनों एंगल्स, 2 एंगल्स सेम है, दोनों के बीच का साइड कॉमन है। तो इसमें अगर आप ए क्राइटेरिया अगर आप लगाओ कॉन्फ्लुएंसी का, ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गए। कॉन्ग्रुएंट तो प्रूफ कर लिया। अब आप सीपीसी अगर लगाओ तो आपका क्या आएगा, ओ एम ओ लेट इट बी ए, तो ओ ए इज इक्वल टू ओ डैश ए, मतलब डिस्टेंस इक्वल होता है। प्लेन मिरर के केस में डिस्टेंस फ्रॉम मिरर इज इक्वल फॉर द इमेज एंड ऑब्जेक्ट, ठीक है। होप दिस इज क्लियर। अब ये इसी को आप इलोंगेट अगर आप कर दो, लेट मी जस्ट शो इट। अपने मान लो ऐसा एक ऑब्जेक्ट है ओ डैश डैश, ठीक है, आपको इसका इमेज बनाना। अब आप देखो ऐसे में आपको मिनिमम नंबर ऑफ ऐसे पॉइंट्स पहले चूज करने होंगे। मिनिमम कितना पॉइंट्स का हम इमेज लगाए जो बाकी सारा पॉइंट्स हमको पता चल जाए, ठीक है, क्योंकि हर एक पॉइंट का बना नहीं सकते। तो आप क्या करोगे, आपको 2 पॉइंट्स में बनाने, एक इसका और एक इसका, तो 2 2 4, आपको 4 रेस लगेंगे, 2 यहाँ से निकलते हैं, 2 यहाँ से। उसके बाद आपका मान लो यहाँ इमेज ऑब्टेन हुआ, आप इन दोनों को ज्वाइन कर ही सकते हो, नॉट अ बिग डील। अब मान लो आपको कोई दूसरी चीज एल आपको दे दिया, अब आपको एल का इमेज बनाना है। एल का इमेज बनाने में आपको देखो आपको 3 पॉइंट्स लगेंगे, ये वाला पॉइंट भी आपको निकालना होगा। मान लो ये वाला पॉइंट यहाँ निकला, तो इसको डॉटेड लाइन से डिनोट करना है। डोंट फॉरगेट टू डिनोट दिस बाय डॉटेड लाइन। वर्चुअल इमेज, वर्चुअल रे दोनों हमेशा डॉटेड लाइन से ही डिनोट होंगे, ठीक है। तो मिनिमम नंबर ऑफ रेज लेके आपको एक्यूरेटली वो ऑब्जेक्ट या उसका पोजीशन प्रिंट करना है। अब हम एक दूसरे बहुत इंटरेस्टिंग फिनोमेनन की तरफ बढ़ेंगे जो आप लोग अपने रोज के लाइफ में बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस करते हैं। इनफैक्ट सबसे ज्यादा प्रैक्टिकल टॉपिक जो है इसका, आई थिंक यही है, लेटरल इन्वर्सन। लेटरल इन्वर्सन अगर आप देखो कि सामने आपके एक मिरर है, आप जब अपना राइट हैंड उठा रहे हो, मिरर अपना लेफ्ट हैंड उठा रहा है ना। तो ये क्यों होता है, ये इसीलिए होता है कि मिरर को आपके राइट लेफ्ट से फर्क नहीं पड़ता। आप अगर राइट हैंड उठाओगे, राइट हैंड से रेज जो है जा रहे हैं, तो राइट हैंड का इमेज राइट हैंड के सामने ही बनेगा ना।
राइट हैंड का जो इमेज होगा वो राइट हैंड के सामने बनेगा। मिरर में जब आप देख रहे हो वो आपका लेफ्ट हैंड नहीं है, वो आपका लेफ्ट हैंड है, वो आपके राइट हैंड का ही एक इमेज है। तो अगर आप अपना राइट हैंड मूव करोगे तो वो राइट हैंड का इमेज मूव करेगा। आप वो लेफ्ट के साइड में तो है बट वो लेफ्ट हैंड आपका है नहीं, वो आपके राइट हैंड का ही एक इमेज है। इसीलिए लेटरल इन्वर्सन इसी को कहते हैं कि फ्लिप हो जाता है दोनों। और आप अगर देखोगे तो बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में एक ये चीज आप देखोगे, ABCDEF मिरर रखा हुआ है, आपको बोलेगा कि इसका रिफ्लेक्शन 4 ऑप्शन दे देगा, आपको चूज करना है। तो इसमें जो है एक सिंपल सा आपको ट्रिक यूज करना है, पास वाला पास रहेगा, दूर वाला दूर रहेगा। आप देखो मिरर के सबसे पास F का ये 2 पॉइंट्स है, तो आप ये 2 पॉइंट्स बनाओगे सबसे पहले। E का 3 पॉइंट्स है, D का ये एक कर्व का पॉइंट्स है और पीछे में 2 ऐसा है, कुछ ऐसा। उसके बाद सिंपली आप C में भी देखो 2 पॉइंट्स आगे 1 पॉइंट पीछे। D में भी आप देखो 2 पॉइंट्स आगे 2 पॉइंट पीछे। A में आप A तो आपको पता है ये इनवेरिएंट है। कुछ लेटर्स होते हैं जो कि चेंज नहीं होता है, लाइक A चेंज नहीं होगा। तो देखो आपने इतनी इजीली ऑब्टेन कर लिया इसको। और इसमें आप अगर आप ऑप्शन से एलिमिनेटिंग करने की ट्राई करो, 4 ऑप्शन दिए उनमें से एलिमिनेट करने का ट्राई करो, ये और भी जल्दी हो जाएगा। अब आपने बहुत जगह देखा होगा एम्बुलेंस पे जो उल्टा प्रिंट होता है, मतलब लिटरली इन्वर्टेड प्रिंट होता है एम्बुलेंस। वो इसीलिए क्योंकि सामने में जो गाड़ी है, एम्बुलेंस जब आ रहा है तो सामने वाली गाड़ी को एम्बुलेंस को रास्ता देना है, तो सामने वाली गाड़ी को पता कैसे चलेगा कि एम्बुलेंस है? तो सामने में जो मिरर रहता है वो उस मिरर में देखता है। अगर पीछे में एम्बुलेंस है ना, तो मिरर में लिटरली इन्वर्टेड होने के कारण वो लिटरली वो जो लिखा हुआ है वो री इन्वर्ट हो जाएगा और उसको सीधा एम्बुलेंस पढ़ाएगा, जिसके कारण जो है वो जगह दे सकता है एम्बुलेंस को। सिमिलरली अगर आप आंख दिखवाने जाओगे कहीं ऑप्टिशियन के यहाँ, तो आप देखोगे कि आप जब बैठते हो उसके ठीक पीछे आपको एक मशीन लगा हुआ दिखेगा। उस मशीन में लेटर्स बहुत सारे प्रिंटर रहता है, हर एक लेटर लिटरली इन्वर्टेड रहता है, क्योंकि आपको उसको पढ़ना रहता है एक मिरर में। क्यों पढ़ना रहता है उसमें हम लोग आ रहे हैं, वो यूजर्स में आपको पता चलेगा। तो आपको मिरर में पढ़ना रहता है, तो यहाँ अगर इन्वर्टेड प्रिंट होगा तो वहां जाकर इन्वर्ट होकर आपको सीधा दिखेगा। तो एकदम सिंपल सा फिनोमिनन है लेटरल इन्वर्सन। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं पेयर ऑफ मिरर्स पे, क्योंकि हमने एक मिरर का तो बात कर लिया है। अब हम पेयर ऑफ मिरर्स के बारे में बात कर रहे हैं, मतलब 2 मिरर्स अपने एक दूसरे के एक एंगल पे रखे हुए, कुछ ऐसा। लेट दिस एंगल पे थीटा। ठीक है, अब इसका आपको पता करना है, एक पॉइंट यहाँ पे मैं रख दिया है, इस पॉइंट का कितना इमेजेस बनेगा और कहाँ का इमेजेस बनेगा, ये 2 क्वेश्चंस आते हैं। पहले हम ये बात करते हैं कितना इमेज बनेगा, क्योंकि अगर कितना इमेज बनेगा पता चल गया तो कहाँ कहाँ बनेगा, दैट विल बी वेरी इजी। तो कितना इमेज बनेगा, एक सिंपल सा फॉर्मूला है, n = 360/θ। सिर्फ फॉर्मूला आसान है, आगे का प्रोसेस डिफिकल्ट है, क्योंकि ये जो n आया है ये नहीं है नंबर ऑफ इमेजेस, ये सिर्फ आगे का कैलकुलेशन में आपको मदद करेगा कि आपको n में भी चेक करना है। इसमें आप देखो n या तो इवन है या ऑड है। अगर n इवन है तो नंबर ऑफ इमेजेस हो जाएगा n-1, एक कम। अगर n ऑड है आपको फिर से चेक करना होगा सिमेट्री और नॉट सिमेट्रिक। ठीक है, अगर सिमेट्रिक एकदम बीच में प्लेस्ड है तो n-1 हो जाएगा, और अगर आगे पीछे कहीं भी प्लेस्ड है तो हो जाएगा n ही रह जाएगा। अब इतना आपको कैसे याद रहेगा, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है कि लोग कंफ्यूज भी बहुत होता है। तो इसका भी आप एक सिंपल सा एनालॉजी ले सकते हो, बी डिफरेंट बी यूनिक। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फिलॉसफी है जो नियर अबाउट हर इंसान फॉलो करता है कि अलग रहना है। यह नंबर्स भी यही चीज फॉलो करता है, बी ऑड। अगर एक नंबर इवन है उसको ऑड रहना है, वो ऑड हो गया, एक कम होके ऑड हो गया। अगर एक नंबर ऑड है तो वो तो खुश है, वो उसको ऑड ही रहना है, तो वो एन ही रह गया। लेकिन ऑड रहने में ना मेहनत भी बहुत ज्यादा है। और सिमेट्रिक का मतलब यहाँ पे आप ऐसे रख सकते हो, सिमेट्रिक का मतलब उसको सब चीज मिल रहा है,
उसको सब चीज अगर मिल रहा है तो वो सोचेगा कि काहे ही मेहनत करें, क्यों करें मेहनत जब हमको सब चीज ऐसे मिल ही रहा है। सही बात है कि अगर आपको कोई खाना खिला देगा तो आप कमाने क्यों जाओगे। सिंपल सा लॉजिक है। इसीलिए सिमेट्रिक जो है बोलता है कि हमको मेहनत नहीं करना, हमको हम इवन ही ठीक है, तो n-1 इवन हो जाता है। ठीक है, तो ये एक बहुत सिंपल सा तरीका था जिसे आप याद रख सकते हो। अब इमेज कहाँ फॉर्म होता है ये दूसरा पार्ट है। ये O ले लो, ये A ले लो। OA जो है ये एक डिस्टेंस है D। अब आप O को सेंटर रख के A के थ्रू एक सर्कल बनाओ, जितने भी इमेजेस होंगे वो इस सर्कल पे होंगे। ठीक है, ऑल द इमेजेस आर इक्वल डिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मिरर्स। अब इस सर्कल पे कहाँ फॉर्म होंगे। अब आपको जैसे कि मान लो आपको 5 मिला, ठीक है, अगर 5 इमेजेस बन रहे हैं तो 5 प्लस एक ऑब्जेक्ट टोटल 6 हुआ। अब आपको 6 को ऐसे प्लेस करना है कि सर्कल पे सब इक्विडिस्टेंट हो एक दूसरे से, मतलब 360 टोटल एंगल बाय 6 60 डिग्री। मतलब हर ऑब्जेक्ट यहां से 60 डिग्री का एंगल पे आप बनाओ, यहां से आप 60 डिग्री का एंगल पे बनाओ दूसरा इमेज, यहां से आप 60 डिग्री का एंगल पे बनाओ तीसरा इमेज, यहां से आप 60 डिग्री का एंगल पे बनाओ चौथा इमेज, यहां से आप 60 डिग्री का एंगल पे बनाओ पांचवा इमेज। ठीक है, तो 1 2 3 4 5। ठीक है, तो आपको एग्जैक्ट पता चलेगा कितने इमेजेस फॉर्म होंगे। इस पर न्यूमेरिकल्स हम आगे लाने वाले हैं अलग से, हम एक वीडियो में सोली न्यूमेरिकल्स के बारे में बात करेंगे जब हम साइन कन्वेंशन और मिरर्स फॉर्मूला पढ़ लेंगे, क्योंकि अच्छे न्यूमेरिकल्स उसमें हैं और हम इससे भी कुछ न्यूमेरिकल्स ले लेंगे। ठीक है, और एक दूसरा केस आपका आ जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट केस है। इनफैक्ट यू कैन बी श्योर कि क्वेश्चन एक ना एक तो आएगा इस केस से, पैरेलल मिरर्स। इससे पहले कि आप कुछ भी कंफ्यूजन करो, ये जो फॉर्मूला है दिस इज नॉट एप्लीकेबल फॉर मिरर्स नॉट इन कॉन्टैक्ट। ये जो है कॉन्टैक्ट में है तो ये फॉर्मूला एप्लीकेबल है, कॉन्टैक्ट में नहीं है तो ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं होगा। मैंने बहुत सारे बढ़िया हाई लेवल बुक्स में ये चीज देखा है कि ये क्या करते हैं, इन दोनों का एंगल को 0 डिग्री ले लेते हैं। सही है, क्योंकि ये देखो ये एक पैरेलल लाइंस है तो ये दोनों को इंटीरियर होंगे सम 180 डिग्री। अब ये मान लो अगर ये कहीं ना कहीं मिल रहे हैं, ये कोई एंगल है तो एक ट्रायंगल बना, ट्रायंगल का भी तीनों एंगल का सम होगा 180 डिग्री और ये दोनों का भी सम है 180 डिग्री, मतलब ये 0 डिग्री आपका ऐसे निकल गया। तो वो आपका सही है, ज्योमेट्री में बहुत बार पैरेलल लाइंस के बीच के एंगल को 0 डिग्री लिया जाता है, नो प्रॉब्लम इन दैट। बट उसके बाद वो लोग क्या करते हैं, 0 डिग्री पुट करके 360/0 इक्वल टू इंफिनिटी निकाल देते हैं। एंड दिस इज द बिगेस्ट फॉल्ट। ऐसा नहीं होता है, इन्फिनिटी और अनडिफाइंड ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। ठीक है, इन दोनों में कंफ्यूज मत करना। एनी नंबर डिवाइडेड बाय 0 विल गिव यू अनडिफाइंड, एनी नंबर डिवाइडेड बाय नंबर वेरी क्लोज टू 0 विल गिव यू इंफिनिटी। ठीक है, इंफिनिटी के इक्वल कुछ भी कभी नहीं होता, वो हमेशा इंफिनिटी की तरफ चलता चला जाता है। ठीक है, क्योंकि ऐसा लिखोगे x अप्रोचिंग टू इंफिनिटी, मतलब x इंफिनिटी की तरफ बढ़ रहा है, बट एक्चुअली इक्वल नहीं होता है। इंफिनिटी इंफिनिटी होता है, अनडिफाइंड अनडिफाइंड होता है, दोनों में कंफ्यूज ना करें। ठीक है, तो इसमें इनफाइनाइट इमेजेस फॉर्म होते हैं। ठीक है, ये वाला लॉजिक मत यूज करना क्योंकि ये कंप्लीटली गलत लॉजिक है। इसमें इनफाइनाइट इमेजेस बनते हैं और कैसे बनते हैं वो मैं बताता हूँ अभी। सपोज ये एक पॉइंट है P, इससे अगर आप रिफ्लेक्ट करोगे यहां पर एक इमेज बनेगा P'। अब ये P' का जो इमेज है, ये इमेज जो है इसमें रिफ्लेक्ट होगा इस मिरर में, और यहाँ बनेगा एक दूसरा इमेज P'। अब ये P' का जो इमेज है ये इसमें रिफ्लेक्ट होके फिर से P', ऐसे करके इन्फिनिटली में नहीं चलते चला जाएगा। ठीक है, हालांकि देखो आप साइज तो P का सेम है, साइज P का सेम है, बट डिस्टेंस इंक्रीज हो रहा है, यानी कि एक पॉइंट पे आने के बाद हमें ये दिखना बंद हो जाएगा। ठीक है, तो हमें फाइनाइट इमेजेस दिखेंगे बट होते इनफाइनाइट इमेजेस है। और दूसरी चीज है कि मिरर्स आर 100% एफिशिएंट, मिरर्स 100% एफिशिएंट नहीं होते, जिसके कारण थोड़ा बहुत लाइट जो है हर एक मिरर हर एक रिफ्लेक्शन के टाइम पे एब्जॉर्ब करता है। तो एक पॉइंट पाने के बाद उसका ल्यूमिनोसिटी इतना डिक्रीज हो जाएगा कि आपको दिखेगा ही नहीं, बहुत कम लाइट आएगा जिसके कारण आपको दिखेगा नहीं। इसका एक दूसरा भी क्या है परपेंडिकुलर मिरर्स का, इसमें कुछ नया है नहीं। ऐसे आप 360/θ पुट करो, आपका कितना आएगा 360/90 4 आ जाएगा। इवन है तो 4 - 1 इक्वल टू 3 इमेजेस फॉर्म होंगे। 3 इमेजेस कैसे फॉर्म होंगे, यहाँ पर है एक यहाँ नीचे की तरफ फॉर्म होगा, एक यहाँ की तरफ फॉर्म होगा और एक यहाँ की तरफ। कैसे, क्योंकि आप सर्कल एक बनाओ आप,
एक सर्कल बनाओगे आप, सर्कल बनाना है, ये गलत बन गया, और उसका 360/4 करो 90 डिग्री, मतलब इससे 90 डिग्री पर ये बनेगा, ये दोनों के बीच का एंगल 90, इससे 90, इससे 90, मतलब एंगल से आप मेजर कर सकते हो, सब इक्वल एंगल्स पे होना चाहिए, ठीक है। तो होप दिस इज क्लियर। तो ये एक बहुत इजी ही चीज था। अब हम आगे बढ़ने वाले हैं एक छोटे से 2 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे, जिसके बाद हम इस आज के वीडियो को एंड करेंगे, बाकी के टॉपिक्स हम अगले वीडियो में कंटिन्यू करने वाले हैं। यूजेस एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ मिरर, ये एक थ्योरेटिकल है, और हर एक चीज ऐसे पॉइंट्स वाले जो कुछ भी होते हैं ना, आपसे मैक्सिमम 2 से 3 पूछे जाएंगे, तो आप 2 से 3 अगर याद करके चले जाते हो, मैक्सिमम आप एक सेफ हैंड रखने के लिए आप 4 याद कर लो, सो दैट इज इनफ, उससे ज्यादा याद करना मूर्खता होगी, ठीक है। तो हम सबसे पहले यूजेस बात करते हैं। सबसे पहला इंपॉर्टेंट यूजेस, या पहले कैरेक्टरिस्टिक्स का बात कर लेते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स का बात कर लेंगे तो यूजेस इजी हो जाएगा। सो कैरेक्टरिस्टिक्स में आपका सबसे पहले होता है वर्चुअल, अभी आपने देखा, और उसके साथ फ्री में आ जाता है इरेक्ट, उसके साथ एक होता है सेम साइज। अब देखो डिस्टेंस सेम है, और 2 पॉइंट्स के बीच का भी डिस्टेंस सेम ही रहेगा, क्योंकि रेगुलर रिफ्लेक्शन हो रहा है, अभी मैंने थोड़ा देर पहले बताया था, रेगुलर रिफ्लेक्शन हो रहा है, और पॉइंट्स के बीच का पैटर्न है वो सेम रह रहा है। इसको आप मैथमेटिकली प्रूव कर सकते हो, जैसे कॉन्ग्रुएंसी के केस में मैंने प्रूव किया था, तो ये आप लोग प्रूव करने का ट्राई जरूर करना। और चौथा लेटरली इन्वर्टेड, लेटरली इन्वर्टेड ये भी हमने अभी देखा। अब हर टाइप का मिरर जो है लिटरली इन्वर्टेड इमेज ही बनाता है। स्फेरिकल मिरर्स पे भी हम जब बात करेंगे तो ये ट्रू होगा, स्फेरिकल मिरर्स भी लिटरली इन्वर्टेड इमेज बनाते हैं, हालांकि इसको हम लोग यूजुअली जो स्पेसिफाई नहीं करते हैं। तो आप कैरेक्टरिस्टिक्स लिखते हो स्फेरिकल मिरर का, तो ये मेंशन नहीं करते हो, 3 कैरेक्टरिस्टिक्स लिखते हो, यूजुअली वर्चुअल, इरेक्ट, सेम साइज, तो इन्हीं तीनों कैरेक्टरिस्टिक्स आप डील करते हो। बट लिटरली इन्वर्टेड ये कभी मत भूलना कि ये होता तो हर मिरर में है, ठीक है। अब यूजेस पे हम लोग आते हैं। यूजेस आप 4 याद कर लो, आपका ये सेफ रहेगा, उससे ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है। अब देखो मैंने क्या किया था एग्जाम के टाइम में, और आप लोग भी कर सकते हो, जब मेरे को कोई चीज का यूजेस याद नहीं आ रहा है ना, तो सिंपली आंख बंद करो और सोचो कि आप वो फिनोमिनन कहाँ एनकाउंटर कर रहे हो रोज के लाइफ में। अब आंख बंद करके सबसे पहले आपके दिमाग में क्या आता है? रिफ्लेक्शन, मिरर। तो मिरर आप लिख सकते हो लुकिंग ग्लास, लुकिंग ग्लास, ठीक है, लुकिंग ग्लास का यूज करते हो। उसके बाद दूसरे नंबर पे आपका क्या है? ऑप्टिशियन। आंख दिखाने जाओगे तो ये मिलेगा आपको। और अभी थोड़ा देर पहले मैंने मिरर क्यों यूज होता है, ये सपोज एक मिरर है और ये है वो मशीन जो कि इन्वर्टेड लेटर्स छपाया हुआ रहता है, ठीक है, ये आपको। तो ठीक है, अब ऑप्टिशियन का जो रूम होता है वो छोटा सा होता है, और उतने छोटे से रूम में आई टेस्ट में तो एक पर्टिकुलर डिस्टेंस चेक किया जाता है ना, तो उतना डिस्टेंस आप एक छोटे से रूम में नहीं है, और अगर आप रूम को बड़ा करते हो तो वो इकोनॉमिकल ना ही इकोनॉमिकल होगा ना ही इफिशिएंट होगा, ठीक है। इसीलिए क्या किया जाता है, मिरर का प्लेस किया जाता है। आप देखो मान लो 5 मीटर का रूम है, ये आप 1 मीटर दूरी पे बैठे हो, यहां से यहाँ आपका 4 मीटर है, लाइट यहां से यहां आया, यहां से यहां आया, ठीक है, मतलब कितना हुआ टोटल डिस्टेंस, दूरी कितना, आप कितने दूरी पे देख रहे हो, ये 5 मीटर है, ठीक है, ये पूरा 5 मीटर है, तो इधर भी 5 मीटर के दूरी पे इसका इमेज बनेगा। 5 मीटर हो गया, ये 4 मीटर, 5 मीटर, मतलब 9 मीटर के दूरी पे आपको ये इमेज दिख रहा है, ठीक है, सीधा 1 मीटर से 9 मीटर पहुंच गया। तो ये आपका एडवांटेज के लिए होता है कि कम से कम कमरे में ज्यादा से ज्यादा आपको जगह दिखाई जाए। दूसरा होता है आपका बार्बर। बार्बर के शॉप में आप देखोगे, और 2 पैरेलल मिरर्स, ये भी है कि 2 पैरेलल मिरर्स क्यों प्लेस होते हैं, तो 2 पैरेलल मिरर्स प्लेस करने का एक बहुत सिंपल सा रीजन है कि आप जब बैठे हो बार्बर के यहाँ, आपको अपने आगे का तो बाल दिख रहा है, लेकिन पीछे में जब बार्बर काटता है तो वो कैसे काटेगा आपको देखना है। अगर वो गलत काट देता है तो आप घर जाने के पहले आपको पता नहीं चलेगा, ठीक है। इसीलिए पीछे में आपके एक मिरर लगा दिया जाता है कि पीछे में कैसे काट रहा है वो भी आपको दिखे, ताकि अगर वो गलत काट रहा है वहीं उसको टोक के बोल सकते हो कि ऐसे नहीं ऐसे काटो, ठीक है।
तो वो आपके काम आसान करने के लिए ही लगता है। और दूसरा चीज़ है कि एक और यूज़ है इसका शोरूम वगैरह इंस्टीट्यूट वगैरह में। इन सब चीज़ों में क्या होता है कि एक रूम को बड़ा दिखाना होता है। छोटा सा एक रूम है जहाँ पे शूट चल रहा है, आपको एक बड़ा सा ग्रासलैंड का व्यू चाहिए। आप क्या करोगे, इतना सा एरिया में आप क्या करोगे, मिरर्स लगा दोगे, जिसके कारण वो बहुत बड़ा दिखेगा, और वहां पर आप एनिमेशन और एडिट्स वो सब कुछ करके आप सही इफेक्ट गेन कर सकते हो। तो इसको इस केस में भी यूज होता है। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट होता है जासूसी करने के लिए। ये कैसे होता है कि मान लो ये आपका पड़ोसी है, ये आप हो, आप और दोनों के बीच में एक दीवार है। आपको जो ये देखना है आपका पड़ोसी क्या कर रहा है, बट आप नहीं चाहते उसको पता चले आप उस पर जासूसी कर रहे हो। ऐसे में आप एक पेरिस्कोप का यूज करते हो, कुछ ऐसा। अब आप बोलोगे इससे कैसे दिखेगा, तो सिंपल सा लॉजिक है। 2 प्लेन मिरर्स यूज होते हैं इसमें, दोनों 45 डिग्री के एंगल पे इंक्लाइंड रहते हैं, ठीक है। तो इससे लाइट जैसे आई, रिफ्लेक्ट होके यहाँ, मतलब इधर का व्यू, इधर का नजारा आपको उधर में दिख रहा है, और आपको एग्जैक्ट पूरा अपडेट मिल रहा है ये क्या कर रहा है एग्जैक्ट, ठीक है। हालांकि अब प्लेन मिरर की जगह जो है राइट एंगल आइसोसेलेस प्रिज्म का यूज होता है। हम रिफ्रैक्शन वाले चैप्टर जब पढ़ाएंगे तब हम लोग इसके बारे में इन डिटेल डिस्कस करेंगे। तो देखिए, आप यूजर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स हमने डिस्कस कर लिए हैं, और आज का वीडियो एंड करना चाहेंगे। हमारे साथ जुड़े रहिएगा, क्योंकि हम आगे भी और हर एक चैप्टर का डिटेल में वीडियो लाएंगे, एंड वी विल ट्राई टू मेक इट एज इंटरेस्टिंग एज पॉसिबल, ठीक है। आप लोग डिसअपॉइंट नहीं होंगे, इस चीज की मैं गारंटी लेता हूं। और आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी डाउट हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, आप कमेंट में लीव कर सकते हो। नॉट ओनली फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथ, अगर कोई दूसरा भी ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपको हेल्प चाहिए, आप कमेंट करो, क्योंकि 10 तक हमने भी बहुत सारे सब्जेक्ट्स पढ़े हैं। तो आपका हर एक सजेशन, हर एक कमेंट 24 घंटे के अंदर मेरे से पढ़ा जाएगा, और अगर जरूरत हुई तो हम उस पर एक्शन भी लेंगे, ठीक है। तो हमारे साथ जुड़े रहिएगा, और अगला वीडियो हम जल्दी ही भेज रहे हैं स्फेरिकल मिरर्स के बारे में। तो एंजॉय।